रवि मिश्रा आपके साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते की और जानेंगे कि लालू प्रसाद ने अपने ही बेटे को पार्टी और परिवार से क्यों अलग किया। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में हुए एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की, जिसमें मिशन बिहार को लेकर क्या कुछ रणनीति तय की गई। साथ ही बिहार में हो रही शराबबंदी पर सियासत पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि भारत ने किस तरह इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया। और अंत में ये बात करेंगे गोपालगंज में हुई गैंगरेप की उस वारदात की, जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के उस तस्वीर की, जिसने बिहार की सियासत में खलबली मचा कर रख दी है। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से ही बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया। छोटे भाई तेजस्वी ने भी कहा कि वो इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते और ना ही बर्दाश्त करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बनी इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ दिख रहे हैं, जिनके साथ तेज प्रताप का 12 साल से संबंध होने का दावा किया जा रहा है। कल तक जिस लड़की को कोई नहीं जानता था, उसकी आज चारों ओर चर्चा हो रही है। 24 मई को तेज प्रताप के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को पहली बार पोस्ट किया गया। इसके बाद ये तस्वीर जंगल में लगी आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलती चली गई। हालांकि तेज प्रताप ने इन तस्वीरों से खुद को किनारा किया और इन्हें एआई जनरेटेड बताया है। तेज प्रताप कुछ और बोलते उससे पहले लालू प्रसाद ने सबको खामोश कर दिया, सोशल मीडिया पर ये बताकर कि उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। परिस्थितियों के चलते तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। लालू प्रसाद के ट्वीट के बाद तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने तेज प्रताप और अनुष्का के संबंध को लेकर कहा, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, ना ही हम इसे बर्दाश्त करेंगे। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप यादव पर टिप्पणी की और लिखा, जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा बारंबार लांघने की गलती गृहस्थता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। फिलहाल के लिए लालू प्रसाद ने अपने बेटे को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। देखना होगा इस प्रकरण में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई। एनडीए की इस बैठक में बड़े संदेश भी निकले। बैठक में जातीय गणना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की गई। वहीं बिहार चुनाव को लेकर रणनीति के संकेत निकलकर सामने आए। बैठक में एनडीए की एकजुटता और टीम इंडिया की तरह काम करने पर जोर दिया गया।
दिल्ली में एनडीए ने एक बार फिर शक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एनडीए की बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। एनडीए की बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए हैं। देश की सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की इस बैठक में तारीफ की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र के फैसले की सराहना करते हुए प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में जातीय जनगणना के समर्थन में भी प्रस्ताव लगाया गया। साथ ही बैठक से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए। जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एनडीए की बैठक में एकजुटता और टीम इंडिया की तरह काम करने पर जोर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करेंगे। कि हम टीम इंडिया के रूप में काम करें, वैसे ही एनडीए के सभी चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर के, पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के और पूरी सिनर्जी के साथ इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाए। एनडीए की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ जातीय जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सैल्यूट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई एनडीए की इस अहम बैठक में जातिगत जनगणना के साथ साथ बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। एनडीए नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर बन रही रणनीति पर बातचीत की और पूरी एकजुटता के साथ बिहार चुनाव में उतरकर विपक्ष को हराने का दावा किया। मिशन बिहार को लेकर एनडीए कितना है तैयार, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। दिल्ली में एनडीए ने सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में सभी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। बैठक में जातिगत जनगणना, बिहार चुनाव, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और सुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एनडीए की बैठक में जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया। जातीय जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की तारीफ की गई। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। एनडीए के सीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को सोच संभलकर बोलने को कहा, भाषणों में संयम रखने और बेवजह की बातों से बचने को कहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सीज़फायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की। एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में सभी नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में तमाम राज्यों ने अपने यहां हुए विकास के कामों की प्रेजेंटेशन दी। यूपी की तरफ से महाकुंभ को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई। सीएम योगी ने बैठक में बुकलेट वितरित कराई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह का बड़ा बयान सामने आया। पटना में पर्यटन मंत्री ने कहा है कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए शराबबंदी मामले में कुछ रियायत देने को लेकर चर्चा चल रही है।
पर्यटन मंत्री के शराबबंदी में रियायत वाले बयान से अब सियासत गर्म हो गई है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही। बिहार में शराबबंदी पर फिर सियासत शुरू हो गई है। शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह के बयान ने सियासत गरमा दी है। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने दावा किया कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी उद्योगपति और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए शराबबंदी मामले में कुछ रियायत देने को लेकर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर और कैबिनेट की सहमति के बाद इस पर फैसला हो सकता है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री के बातों को हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है, उसके लिए मैं दिक्कत नहीं। शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री के बयान पर सरकार पर निशाना साधा। नीतीश सरकार के शराबबंदी वाले संकल्प पर सवाल उठाए तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। माननीय विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम आवाम हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, सभी ने इस बात का संकल्प लिया कि न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसने संकल्प लिया था, आज उसी संकल्पों को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं, वो अपने स्तर से तोड़ने के अभियान में लग गए हैं। शराबबंदी को खत्म करने की बात मंत्री कह रहे हैं तो एक खाना पूर्ति है, लेकिन सरकार अब भी शराब माफिया के दबाव में है। निश्चित रूप से बिहार सरकार ने जब शराबबंदी की, बिहार की माताओं ने, बहनों ने इस नीतिगत मूल्यों पर बिहार सरकार के साथ खड़े होकर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होकर सरकार का समर्थन किया, जिसका परिणाम ये निकला कि हमने राज्य के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में शराबबंदी की तारीफ की है, तो एक बार जब उन्होंने भी बयान दे दिया तो फिर किसी के बयान का कोई औचित्य नहीं बनता है। शराबबंदी से बिहार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। चुनावी साल में शराबबंदी पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार शराबबंदी को फेल बता रहा है और नीतीश सरकार को घेर रहा है। अब पर्यटन मंत्री के दावे के बाद सियासत फिर से सुलग गई है। विपक्ष एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग ने यह बताया कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहें तो महज 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। बीजेपी और अर्थशास्त्रियों ने इस पर खुशी जताई है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। आईएमएफ के आंकड़ों से हवाला देकर बताया कि जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत एक और पायदान ऊपर चढ़ गया है। बीजेपी ने इस पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से में जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि देश हमारा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये निश्चित रूप से भारत
और भारत के लोग जिस प्रकार से एक आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं, उसी का ये प्रस्तुतिकरण है। अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की सफलता पर खुशी जताई है। ये हमारी नीतियों का सफलता की निशानी है कि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बन गए। हमने जापान को ओवरटेक किया है, तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिए खास करके, क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर गोपालगंज से गैंगरेप की एक बड़ी वारदात सामने आई है। दरिंदों ने बच्ची के साथ बर्बरता की है। बदमाशों ने पहले अगवा कर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और फिर उसे तेजाब से जला दिया। ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या की और तालाब में लाश को फेंककर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोग पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में बच्ची से बर्बरता, नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, गैंगरेप के बाद तेजाब से जलाया, ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या। रूह को कपा देने वाली गैंगरेप की घटना गोपालगंज की है, जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्ची के साथ बर्बरता की कहानी सुन आपका खून खौल उठेगा। भोरे थाना इलाके के गांव में बदमाशों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप किया। पीड़ित नाबालिग लड़की एक शादी समारोह में गई। आरोपियों ने पहले अगवा कर गैंगरेप किया, फिर तेजाब से जला दिया। उसके बाद ईंट पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या की। तेजाब से जलाने के बाद शव को तालाब में फेंककर फरार हो गए। कहीं के गौए लो, तीनों जना मिल के ओकरा के 4 जना उठा के लेके गौए लो, लेके गइल वालो 10 बजे करीब में, रात में 10 बजे से लेके गौए लोग घूम घाम के लेके ओकरा कहाँ ले लखराव पोखरा में तेजाब डाल के ओकरा मुँह का फेंक दिल बने। दरिंदगी की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गांव वालों का खून खौल रहा है। घटना का खुलासा तब हुआ जब शादी में शामिल होने के बाद लड़की घर नहीं लौटी। घर वालों ने जब तलाशना शुरू किया तो उसकी लाश तालाब में मिली। घर वालों का आरोप है कि कुछ युवक हुस्सेपुर नौका टोला से आए थे, जिन्होंने लड़की को शादी से उठाया और तालाब के पास सुनसान इलाके में गैंगरेप किया। ना मिले सुबह के टाइम में जो हुई, या तो 3 आदमी में 1 आदमी मिलियन, ठीक बा, 1 आदमी मिलियन तो ले जाकर थाना में रिपोर्ट कर जा। आज सुबह 25 तारीख में गनी तो लाश मिलल। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि पहचान और सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने तेजाब से गैंगरेप पीड़िता को जला दिया। स्थानीय लोग पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। परिजन के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसी पे केस दर्ज किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अपहरण की बात सामने आई? हाँ, अपहरण की बात सामने आई है। पुलिस की लापरवाही पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार गोपालगंज की पुलिस क्या कर रही है? गैंगरेप के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? दोषियों को कब तक पकड़ा जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा? गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बक्सर गोलीकांड की करेंगे। 3 लोगों की हत्या पर सियासत गर्म हो गई है। कल तक विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार को घेर रहा था और अब जेडीयू ने एक तस्वीर जारी कर इस घटना में तेजस्वी यादव की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है बक्सर गोलीकांड का आरजेडी कनेक्शन, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं बक्सर की, जब अहियापुर गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया था। देखते ही देखते पल भर में 3 जिंदगी मौत की नींद में सदा के लिए सो गई। बालू गिराने को लेकर विवाद में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। बक्सर की इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इसी बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया है और ये दावा किया कि ये गोलीकांड आरजेडी की तरफ से प्रायोजित है। नीरज कुमार ने गोलीकांड के
मुख्य आरोपी की तस्वीर को साझा किया। गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर तेजस्वी यादव और सांसद सुधाकर सिंह के साथ है। और न्यूज़ 18 स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।